आजकल हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो चल रहा है उसके ऊपर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है जॉइंट पेन। जॉइंट पेन मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, घुटनों का भी होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे बॉडी में बहुत सारी जॉइंट्स होते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारियाँ हो रही हैं और बहुत तेज़ी के साथ फैलती जा रही हैं और कम उम्री में भी हो रही हैं। पहले एक ज़माना था कि आफ्टर 40-50 होता था, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा जल्दी होने लगा है। तो हमने दावत दी है डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ साहब को। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं FCPS और कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स जो हैं वो हैं, सर्जन हैं स्टेम सेल एंड PRP कंसल्टेंट। तो ये तमाम चीज़ें हैं और प्रोफेसर साहब जो हैं आज हमारे पास मौजूद हैं और आप लोगों को इस चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि एक तो नंबर चल रहा होगा वो भी नोट कर लीजिएगा और साथ में इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर लें या लिख लें अपने पास जो चीज़ें बताई जाएंगी। तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि ये आप फिर अपने जहाँ अगर पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं हमारे शो को या कराची से बाहर आप देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है क्यों हो रही है, उसका हल क्या है। ठीक है, हम दोनों चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जी मोहम्मद लतीफ़ साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में। नहीं, आपने भी इतनी मसरूफियत में से अपना टाइम निकाला हमारे लिए, तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। हम कोशिश करते हैं, हालांकि हमारा कुकिंग का शो है, लेकिन ज़ाहिर बात है कुकिंग, खाना पीना, बीमारी, सब चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। इसलिए कि इंसान जब पुराने ज़माने के लोग कहते हैं ना कि पुराने चावल खाए हुए हैं इसलिए आज भी ताकत है। तो वो खाने पीने का भी मैं अक्सर अपने शो के अंदर चीज़ें बता रहा होता हूँ कि खाने को अगर समझ कर खाया जाए तो ये खाने का खाना और दवाई की दवाई भी है। जी सर, आज जो आप, मुझे इस बात की बहुत खुशी है जी, जो हमारा सेंटर श्योर सेल ऑस्ट्रेलियन कराची स्टेम सेल क्लिनिक के अंदर वो मरीज़ जो जोड़ों की दर्द में मुब्तला हैं और वो मरीज़ जिनको कमर की दर्द है या बहुत अरसे से वो व्हील चेयर बाउंड हो गए हैं या नमाज पढ़ने में दिक्कत महसूस करते हैं, इवन वॉक करने में भी परेशानी होती है, उन तमाम मरीज़ों का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ किया गया है। हमारा जो सेंटर है श्योर सेल ऑस्ट्रेलियन कराची स्टेम सेल क्लिनिक, ये सेंटर श्योर सेल ऑस्ट्रेलिया से एफिलिएटेड है। ठीक है। इसमें जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं वो वही ट्रीटमेंट की जाती है जो ऑस्ट्रेलियन में करी जाती है। इसका नाम भी ऑस्ट्रेलियन स्टेम सेल क्लिनिक रखा जाता है। ये क्लिफ्टन पे ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के सामने जी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इवन यहाँ से बात स्टार्ट करना चाहूँगा कि जॉइंट पेन ऐसी जो भी जिस शख्स को भी जॉइंट पेन होता है वो जब डॉक्टर्स के पास जाता है या ऑर्थोपेडिक्स के पास जाता है तो उन्हें मेडिसिन दी जाती हैं। तो उनकी कंप्लेन यही होती है कि भाई मेडिसिन खाते हैं और ठीक हो जाते हैं और मेडिसिन छोड़ देते हैं तो दोबारा दर्द शुरू हो जाता है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये क्लिनिक ज्वाइन किया। वहाँ के हमारे डायरेक्टर डॉक्टर पीटर, उनके साथ ट्रेनिंग की, उनके साथ काम किया और जदीद टेक्नोलॉजी उनसे सीखी। देखिए, जदीद टेक्नोलॉजी में आजकल जो साइंस है और आजकल जो हम चाहते हैं कि हम किसी तरह पेशेंट को नेचुरल तरीके से ठीक करें, कोशिश करें कि ऐसी मेडिकेशन करें या इस तरह का मेथड अडॉप्ट करें जिससे मरीज जो है नेचुरली ठीक हो जाए और हमेशा के लिए ठीक हो जाए, कोई टेम्परेरी ट्रीटमेंट ना हो। और एटलीस्ट अगर हमेशा के लिए नहीं तो इतना लंबा उसका डिजीज प्रोसेस जो है, अगर उसका स्टेज 1-2 डिजीज प्रोसेस है तो वो 3 में कन्वर्ट होने में सालों साल लग जाए। तो एक ज़ईफ आदमी और एक ओल्ड एज आदमी एक अच्छी अपनी लाइफस्टाइल गुजार सके बगैर किसी सर्जरी के, बगैर किसी ऑपरेशन के और बगैर किसी सहारे के भी। बिल्कुल। तो इसी तरह जब मैंने ये ज्वाइन किया तो वहाँ पर हमने ये टेक्निक सीखी जिसमें मेनली 2 टेक्निक्स हैं, एक है PRP थेरेपी और एक है प्रोलोथेरेपी। इसी के बारे में मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ और कुछ बताना चाहता हूँ। देखें, PRP से मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें हम करते क्या हैं कि पेशेंट का ब्लड लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है डिजीज प्रोसेस कितना है उसका, जोड़ों की तकलीफ कितनी शिद्दत की है, कौन सी स्टेज में है, उतना अमाउंट ऑफ ब्लड हम ले लेते हैं। ब्लड लेने के बाद उस ब्लड को हम जो है प्रोसेस करते हैं। लैब के अंदर खास प्रोसेस किया जाता है। जी बिल्कुल, ले जाते हैं, खास ट्यूब्स में पहले लेते हैं। सबसे पहले तो वो जो ट्यूब्स हैं ना, वो भी हमारे पास जो ट्यूब्स होती हैं वो आम ट्यूब्स नहीं होती। वो ट्यूब्स ऑस्ट्रेलिया से श्योर सेल्स की डेडिकेटेड ट्यूब्स हैं या मेडिकेटेड ट्यूब हैं, आप ये समझें, जिसके अंदर बाकायदा एक एक्टिवेटर और एंटीकोगुलेंट शामिल होता है।
और वो जो ट्यूब है श्योर सेल्स की वो पैथोजन फ्री है, मतलब कोई भी जरासीम उसके अंदर नहीं होता। सही तो यही एक खास क्वालिटी है स्टेम सेल्स की। ठीक। तो उन ट्यूब्स में ब्लड लेके हम फिर लैब के लिए लेके जाते हैं। तो लैब जो है, लैब के अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं हमारी लैब के अंदर, वो भी ऐसी हैं जो कि श्योर सेल से ही इंपोर्ट की गई हैं। श्योर सेल ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट की गई हैं। इवन वेबसाइट पे भी आप सर्च कर सकते हैं कि श्योर सेल्स का एक वाहिद क्लिनिक यही है जो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में। इसके अलावा इनके सेंटर बांग्लादेश, नेपाल और बहुत सी जगहों पर मौजूद हैं। तो इसी तरह आप बताता चलूँ, जब हम ट्यूब्स में ब्लड ले लेते हैं तो लैब में लेके जाते हैं। तो लैब जो होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि वो भी इन्फेक्टेड नहीं होनी चाहिए, स्टरलाइज होनी चाहिए, साफ़ सुथरी लैब होनी चाहिए। और वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो भी आला तालीम याफ्ता होने चाहिए या ट्रेंड होने चाहिए, वो ऐसे ट्रेंड हो। तो वो जो ब्लड है ट्यूब्स के अंदर, उसको फिर ख़ास मशीन में रखा जाता है। उस मशीन में रखने के बाद जब हम उसको फिर एक ख़ास रोटेशन पे रोटेट करते हैं, रोटेशन के साथ क्या होता है कि जितना भी जो ब्लड है उसमें से जो एक हिस्सा है ब्लड का वो नीचे चले जाता है और बाकी 2 हिस्से और आ जाते हैं। ठीक है। उसमें से जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उसे आम लफ्जों में लोग प्लाज्मा कहते हैं। और उसके मिडिल पार्ट होता है और लोअर पार्ट रेड कलर का होता है। तो जो मिडिल पार्ट होता है वो एक्चुअली हमारा मेन सेलुलर पार्ट है। अच्छा, या वही ग्रोथ का पार्ट है। ठीक है। तो ये जो पार्ट है हमारा ग्रोथ का जो होता है हमारा पार्ट, तो हम इससे क्या करते हैं, इसी को उस ट्यूब से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। बाकी सारा ब्लड, बाकी जो प्लाज्मा है उसे हम अलग करते हैं, ज़ाया कर देते हैं। अब जो पार्ट है जो हमने सिरिंज में लिया, अब वो है पीआरपी। ठीक है। अब ये पीआरपी जो है ये भी खास तौर पे कैसा होना चाहिए कि ये भी स्टेरिलाइज तो है ऑब्वियसली, इसके अलावा ये एक्टिवेटेड होना चाहिए। एक्टिवेटेड होना चाहिए। तो आम तौर पे हमारे पास जो एक्टिवेटर हम यूज़ करते हैं वो कहलाता है फोटो एक्टिवेशन, यानी अल्ट्रावायलेट लाइट्स के थ्रू, या वो जो फोटो एक्टिवेटर मशीन है, सेकंड प्रोसेस क्या करते हैं, उस मशीन के अंदर वो रखा जाता है। तो उसके बाद क्या हो जाता है कि फोटो एक्टिवेटेड हो जाता है। तो ये पीआरपी जब फोटो एक्टिवेटेड हो जाता है, इसी को कहते हैं सुपरचार्ज पीआरपी हमारे पास। अब ये पीआरपी जब यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है तो वो हाईली स्टेरिलाइज्ड कंडीशन में मेरे पास मुझे मिल जाता है। अब बीइंग ए ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैं ये समझता हूँ कि जोड़ की एनाटमी क्या है, घुटना जो है वो किस तरह बना है, और इवन ऑपरेशन भी किए तो हमें अंदाजा होता है घुटने में कहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो हम क्या करते हैं कि उस पीआरपी को, अब नेक्स्ट मेरा स्टेप ये होता है कि उस पीआरपी को हम क्या करें, घुटने के अंदर इंजेक्ट कर दें। अब देखें, घुटने के अंदर अगर वो पीआरपी हम इंजेक्ट करेंगे तो खास पॉइंट्स हैं जो ऑर्थोपेडिक्स को पता होते हैं कि बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन वो समझता है एनाटमी को कि भाई ये जो है, ये पॉइंट जो है ये इंट्रा आर्टिकुलर यानी घुटने की जोड़ के अंदर जाता है, ये जो पॉइंट है इंट्रा मस्कुलर यानी कि मसल्स के अंदर जाता है, ये जो पॉइंट है इंट्रा लिगामेंटस जो साइड के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी तरफ जाता है। तो इस तरह फिर हम डिसाइड करते हैं कि क्या पेशेंट का पेन नी जॉइंट के अंदर से आ रहा है, क्या वो लिगामेंट से आ रहा है, क्या वो मसल से आ रहा है। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट, ये जोड़ों की तकलीफ के जो मरीज हैं, उनका पेन हर तरफ से आ रहा होता है तकरीबन, वो हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाता है। तो अब क्या करते हैं, पीआरपी को इंजेक्ट करना है। अब इंजेक्ट करने के लिए ऐसा नहीं कि यहीं पे बैठे बैठे मैं इंजेक्ट कर दूं, यूं बैठे और यूं करके इंजेक्शन लगा दूं, इंजेक्ट कर दूं। ऑब्वियसली एक स्पेशल थिएटर के अंदर उसको इंजेक्ट करना है ताकि एक खास स्टेरिलाइज एनवायरनमेंट के अंदर इंजेक्ट किया जाए। इसी तरह फिर जब इंजेक्शन का अमल आता है तो उसमें भी हम खास प्रिपरेशन करते हैं, पेशेंट की प्रिपरेशन करके पीआरपी को घुटने के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ये पेनलेस प्रोसीजर है, आप लोगों को बताता चलूं, इसमें कोई पेन नहीं होता है अगर सेफ हैंड में हो। अगर सेफ हैंड में हो, अगर आप लो क्वालिटी पीआरपी यूज करेंगे, प्रॉपरली स्टेरिलाइज पीआरपी नहीं होगा तो उसका बहुत नुकसान होने का डर है। अगर किसी ने वही पीआरपी जो है आपके घुटने की बजाय, मरीज़ हैं वो जो है ना आ रहे हैं डॉक्टर्स के पास, तो मैंने इसीलिए ये टॉपिक रखा है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आगाही मिल सके। अभी हम पहुँचे हैं अपना जो पीआरपी का जो सिस्टम होता है उसमें हम ने ब्लड निकाला, उससे जो है क्या निकाला, उससे ब्लड निकाल के पीआरपी बनाया, बनाने के बाद उसे लैब में बनाने के बाद उसके बाद उसको इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट करने के बाद उसका क्या
रिएक्शन होता है, क्या होता है इससे? पेशेंट जो है ना वो ये सोचते हैं कि घुटने के अंदर इंजेक्शन लगेगा या हड्डी के अंदर लगेगा इंजेक्शन, तो ऐसा कुछ नहीं है। बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन हमें पॉइंट्स पता होते हैं कि वो इंजेक्शन कहाँ लगाना है। इवन मैं कहूँगा उस इंजेक्शन की जो दर्द है वो आम जो बाजू में इंजेक्शन लगता है उससे भी कम होती है, उससे भी कम होती है, क्योंकि वो जोड़ के सिरिंज पतली बहुत बारीक होती है और वो जोड़ के अंदर सीधा जाते हैं ना, तो जोड़ के होलो कैविटी है तो उसके अंदर जाते हैं तो वो प्रेशर भी फील नहीं होता। सही बात है। देखिए जब पीआरपी हम जोड़ में इंजेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद जो है वो जो एक्टिवेटेड फॉर्म है पीआरपी का वो वहाँ पर ग्रोथ फैक्टर रिलीज करता है। ठीक। वो जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो एक तरह से घुटने की, मैं इजी अल्फाज में वो नशोनुमा के लिए ज़रूरी हैं, बिल्कुल, उसको ताकत पहुँचाने के लिए ज़रूरी है। ठीक। चिकनी हड्डी जो घिस रही होती है तो वो जो चिकनी हड्डी जिसे हम कार्टिलेज भी कहते हैं, तो ये वो ग्रोथ फैक्टर उस कार्टिलेज पर एक्ट करते हैं, उन लिगामेंट्स पर एक्ट करते हैं और उनकी हीलिंग स्टार्ट करते हैं। सही है। उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जो कि एक पूरे के पूरे हमारी जो अपनी बॉडी के सेल्स हैं वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मिलकर एक खास प्लेटफॉर्म बन जाता है घुटने के अंदर जो कि हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह वो हीलिंग स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट उसी दिन ना एडमिशन होता है पेशेंट का, आउट पेशेंट के तौर पे ही आता है, विद इन 1 आवर पेशेंट जो है वो अपने घर चले जाता है, ट्रीटमेंट करवा के अपने घर चले जाता है और इवन 1 डे की रेस्ट के बाद ही वो पेशेंट अपना नेक्स्ट अपना जो भी काम है अपनी रूटीन लाइफ में वो कर सकता है। देखिए कुछ पेशेंट फिर उसके बाद आप दोबारा बुलाते हैं? जी, ये हम उसके मंथली आमतौर पर विजिट पेशेंट करता है। हमारे पास बाकायदा ऑस्ट्रेलिया का ही बनाया हुआ स्कोरिंग सिस्टम है जिससे हम स्कोर करते हैं कि पेशेंट को पहले पेन का स्कोर कितना था, पहले स्टिफनेस कितनी थी, पहले वो कितनी वॉक करने पे उसे दर्द हो जाती थी, तो वो स्कोरिंग सिस्टम पेशेंट का बनता है। उसके मुताबिक और डिजीज की स्टेज के मुताबिक पेशेंट को फर्दर ट्रीटमेंट की नीड है कि नहीं है, वो हम करते हैं। तो हो सकता है पेशेंट 2 ट्रीटमेंट या 3 ट्रीटमेंट के बाद बेहतर हो जाए, हो सकता है सिंगल ट्रीटमेंट के बाद बहुत बेहतर हो, 1 मंथ के बाद नहीं और 1 मंथ वेट करें उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट का सोचें। इसके साथ साथ हम पेशेंट को फिजियोथेरेपी भी सिखाते हैं। अच्छा, ठीक। देखें बात वही है कि आर्थराइटिस का पेशेंट है, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, आना जाना और वहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना इसमें काफ़ी तकलीफ बढ़ जाती है। जाना अच्छा चीज़ है, फिजियोथेरेपिस्ट एक अच्छी हेल्प तो होता है उससे, लेकिन मेरी कोशिश होती है जो मेरा पेशेंट है उसे ऐसी फिजियोथेरेपी सिखाई जाए जो कि वो बेड साइड पर ही करे। अच्छा, बेड पे लेटे ही कर ले, यानी नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस जिसमें वजन ना आए घुटनों के ऊपर। तो वो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं तो जो फ्रंट के मसल घुटने के और घुटने के बैक के मसल्स उनको स्ट्रेंथन करना है। अच्छा, ठीक। जब फ्रंट के और बैक के मसल पेशेंट के स्ट्रेंथन हो जाएंगे और जब वो खड़ा होगा तो उसका कुछ लोड जो है बॉडी का वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होके रिजिड अपने ऊपर ले लेंगे। तो जो हड्डी है आपस में, हड्डी जो है ना वो आपस में कम से कम टकराएगी। समझ लें कि उसमें आम लफ्ज़ों में लोग कहते हैं गैप आ गया, तो उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो आपस में लोड कम होगा, मसल वीकनेस कम हो जाएगी तो खुद ब खुद घुटने पे लोड कम पड़ेगा और 50% पेन पेशेंट की और भी उसी से भी रिलीव होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह हम मल्टीपल तरीके से पेशेंट को फिजियोथेरेपी की वीडियोस भी सेंड करते हैं। हमारे अपने चैनल पे भी वीडियोस मौजूद हैं उसकी फिजियोथेरेपी की। फिजियोथेरेपी के जरिए पेशेंट को बाकायदा हम हीलिंग की तरफ लेके जाते हैं। और अगर कोई ऐसा केस जो रेजिस्टेंट केस होता है या ऐसा केस जो कि ट्रीट नहीं हो पा रहा या पेशेंट को फायदा नहीं हो पा रहा, तो ऐसे केस की जो डॉक्यूमेंट्स हैं और सब चीज़ें हैं वो डॉक्टर पीटर को सेंड किए जाते हैं। अच्छा, ठीक है। उनसे भी डिस्कस किया जाता है कि इस पेशेंट को ये ट्रीटमेंट दी गई है और इतना इसका स्कोर बना है और इतना इसका स्कोर आया है। अब जो है इस पेशेंट को फर्दर क्या पीआरपी करना चाहिए या पीआरपी जो सुपरचार्ज पीआरपी है उसमें कुछ ऐड ऑन करें। एक चीज़ है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड हमारे जोड़ के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। तो हो सकता है अगर उनकी एडवाइस होती है तो हम उसके अंदर पीआरपी के अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी मिला लेते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट सेशन जो होता है वो हाइलुरोनिक एसिड का मिला के लगा देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो डॉक्टर पीटर जो हमारे डायरेक्टर हैं और श्योर सेल्स के, उन्हें हम तकरीबन 6 मंथ या 1 ईयर के अंदर वो एक विजिट करते हैं हमारे पास। लेकिन क्योंकि कोविड की सिचुएशन थी तो ऑब्वियसली आपके शो में भी आई थिंक आ चुके हैं, तो अब कोविड की सिचुएशन की वजह से वो आ नहीं सके कुछ अरसे से ना, और थोड़ा सा मुश्किलात हैं, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा वो भी है, सख्ती ज़्यादा सख्ती है और ज़्यादा मुश्किलात हैं। इवन यहाँ तक कि एक शहर से दूसरे शहर भी जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसी तरह जो है वो जब हमारे 6 मंथ में अगर वो विजिट करते
हैं, जो रेजिस्टेंट केसेस हैं, जो ऐसे केसेस हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो पेशेंट जो हैं हम उनके साथ डिस्कस करते हैं और उनके टाइम विजिट पे बुलाते हैं। हम अपने पेशेंट से कभी भी मुंह नहीं फेरते। चाहे वो पेशेंट को फ़ायदा हुआ, वेरी गुड, नहीं हुआ तो उसको फर्दर किस तरह लेके चलना है और कैसे ट्रीट करना है, उससे पूरी एजुकेट करते हैं और प्रॉपर उससे गाइडेंस देते हैं कि आपके साथ ये हुआ और इस तरह ट्रीटमेंट चल रहा है, इतने % आप बेहतर हो गए। क्योंकि पेशेंट की एक्सपेक्टेशन और होती है, ट्रीटमेंट मेथड और होता है। पेशेंट की एक्सपेक्टेशन तो ये होती है कि मुझे इंजेक्शन लगा और आज मैं बिल्कुल ओके हो जाऊंगा। क्योंकि हीलिंग प्रोसेस, आप सबको बताता चलूँ, वो स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं, जादू नहीं है कि इंजेक्शन लगा दिया और फौरन से आपकी हड्डी ठीक होगी और बिल्कुल ओके हो गई। स्लो प्रोसेस है, हीलिंग हमेशा स्लो होती है, खराब भी आहिस्ते आहिस्ते करके होती है और फिर जब रिकवरी भी होती है तो वो भी स्लो होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो यही मैं अपने मरीजों को एजुकेट करना चाहता हूँ कि रश इन ना करें, परेशान ना हो, घबराएं नहीं कि हमें नी पेन हो गया, गैप हो गया, हमें बहुत मुश्किल होगी। अब साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, नई से नई ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पीआरपी के साथ साथ सेकंड टर्म जो है प्रोलोथेरेपी भी कहलाती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी जोड़ की जो दर्द है वो नी के कार्टिलेज यानी चिकनी हड्डी के साथ साथ उसके लिगामेंट्स में से आ रही होती है। तो उन लिगामेंट्स को भी हील करने का मेथड है। हमें जरूरत होती तो हम उसमें पीआरपी ही इंजेक्ट कर देते हैं लिगामेंट्स में भी, या हम 25% डेक्सट्रोज सोल्यूशन, यानी एक तरह से शुगर का सोल्यूशन होता है, वो इंजेक्ट करते हैं। वो जो सोल्यूशन होता है बहुत चंद अमाउंट में होता है, वो मेटाबोलाइज होके यूरिन से पास आउट हो जाता है। लेकिन उस इंजेक्शन से क्या होता है, जब वो लिगामेंट में लगता है तो हमारी बॉडी नेचुरली ये महसूस करती है कि कोई इंजरी हुई है हमारी बॉडी में। तो वो जो इंजरी जब फील करती है तो वहां पर वो सेल्स पहुंचते हैं जो हीलिंग करते हैं। अच्छा, तो एक तरह से हमने आपकी बॉडी को ट्रिगर किया, ट्रिगर कर दिया उसके साथ कि वहां पर हीलिंग स्टार्ट हो जाए। तो उनके लिगामेंट्स में उस वजह से क्या होता है, हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर इसको आसान लफ्ज में कहा जाए कि आप जब शुगर का वो इंजेक्ट करते हैं तो जिस्म के जो सेल्स हैं वो फौरी मुतवज्जा होते हैं। जैसे हमें चोट लगती है तो दिमाग कहता है कि हाँ चोट लग गई, तो उस वक्त फौरन ही जो हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो उसी तरह से वो जब इंजेक्ट करते हैं तो पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं वहाँ पहुँच जाते हैं उसको सही करने के लिए। तो उससे फायदा बेनिफिट ये होता है कि जो डेक्सट्रोज हमने दी है उससे तो कोई मसला नहीं होता, वो मेटाबोलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन बेनिफिट क्या हो जाता है, जो चीज वहाँ पे पहले से खराब थी, लिगामेंट्स या जो साइड के जो एक आम लफ्ज़ में रस्सियां कहें वो जो होती हैं, तो वो हील होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह हम पीआरपी और प्रोलोथेरेपी दोनों के कम्बिनेशन से पेशेंट का आर्थराइटिस, पेशेंट का लिगामेंट पेन, इवन सिर्फ जॉइंट पेन, आज टॉपिक हमारा नी का है, लेकिन इसी तरह सर्वाइकल, इसी तरह लंबर यानी कमर का, इसी तरह छोटे जोड़ों, कंधे का, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो के सारे प्रॉब्लम्स, आम लफ्जों में कहूँ जितने भी इसी तरह हील पेन, आपने सुना होगा, हील पेन पेशेंट्स को बहुत होता है। बहुत सारे पेशेंट पाँव रखने में तकलीफ होती है। तो इसी तरह हील पेन को भी मैनेज करने का यही प्रोलोथेरेपी और पीआरपी के कॉम्बिनेशन से हम। सवाल है लास्ट, बस थोड़ा सा टाइम है। पीआरपी बेसिकली तो आपके जो पीआरपी है और जो बाकी लोग भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या फ़र्क है? देखिए, फ़र्क आपसे मैंने पहले ही अर्ज़ किया है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि ट्यूब्स जो है ना, वो पैथोजन फ्री यानी जरासीम से पाक होनी चाहिए। ठीक है। ऐसी आम, देखें, हम ब्लड कलेक्ट किसी को देने जाते हैं तो ब्लड जो होता है आम ट्यूब्स में भी कलेक्ट होता है, लेकिन उसमें पैथोजन होते हैं, वो दोबारा थोड़ी मरीज में जाना है। लेकिन पीआरपी जो है दोबारा फिर मरीज के अंदर जाना है। अच्छा, तो इसकी जो ट्यूब्स होनी चाहिए वो बिल्कुल स्टेरिलाइज, यानी कि जैसे हम खून टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं, जो ट्यूब होती है उसके अंदर हम जो ब्लड डालते हैं वो दोबारा वापस तो नहीं लगना, वो सिर्फ टेस्ट होकर खत्म हो जाना है। लेकिन ये वाला जो आप टेस्ट करेंगे तो इसको ऐसा हाइजेनिक होना चाहिए कि उसमें आप उसको डालें, फिर उसको ट्रीटमेंट करने के बाद दोबारा लगाएं। शॉर्ट साइज की जो ट्यूब हैं वो वहाँ से इंपोर्ट की जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया से। तो वो ट्यूब स्टेरिलाइज होती हैं, मैं कहूँ 99.9% स्टेरिलाइज होती हैं। तो उस ट्यूब में पीआरपी बनाया जाता है और वही सुपरचार्ज पीआरपी फोटो एक्टिवेट फॉर्म में ऑर्थोपेडिक हैंड्स के थ्रू पेशेंट को लगाया जाता है, तो ताकि पेशेंट में इन्फेक्शन ना हो पीआरपी में और आपके हमारे पीआरपी। तो इन्फेक्शन, देखें, हमारा मकसद घुटने को अच्छा करना है, वर्स करना नहीं है। अगर आप आम ट्यूब्स के अंदर पीआरपी बनाएंगे और उस ट्यूब से इन्फेक्शन घुटने में चला गया, तो सर्जरी भी प्रिवेंट नहीं कर सकती। सही बात। इवन पूरा घुटना में ऑपरेट हम करते हैं, बहुत सारे पेशेंट को मैं खुद ऑपरेशन करता हूँ, तो सेप्टिक आर्थराइटिस कहलाता है आमतौर पे। तो पूरा घुटना हमें सामने से खोलना पड़ता है, उसको प्रॉपर 3 लीटर सलाइन 4 लीटर से वॉश करना पड़ता है, फिर उसमें ड्रेन डालना पड़ता है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, सिवियर कॉम्प्लिकेशन है ये, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इस वजह से मैं रेकमेंड करूंगा कि ऐसी जगहों से ना कराएं जो कि बेड साइड पे आपके पास पीआरपी कर रहे हैं। एक प्रॉपर पेशेंट
एजुकेटेड हैं, तो वो खुद समझदार हैं, पढ़कर आते हैं, तो उन्हें पता है खुद से कि कहाँ पर स्टेरिलाइजेशन का ख्याल रखा जा रहा है, कहाँ नहीं रखा जा रहा है। जैसे बस टाइम सॉरी ख़त्म होने वाला है, तो मैंने कहा 1-2 मिनट है, तो ये आपका कैमरा है और कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज आप सबको मेरा यही है कि जॉइंट पेन जो होती है वो उसमें बहुत सारी रीजंस होती हैं, तो प्लीज़ जॉइंट पेन के लिए ऑर्थोपेडिक ओपिनियन ज़रूरी है। आपको ये ऑर्थोपेडिक ओपिनियन ज़रूर लें कहीं से भी, ताकि आपको पता चल सके कि आपका जॉइंट पेन का रीज़न क्या है। आमतौर पे आप लोग जॉइंट पेन को आम फिजिशियन को दिखा देते हैं, वो आपको 2 पेन की दवाई दे देती हैं। तो मैं यही चाहूँगा, जितनी जल्दी जॉइंट पेन ऑर्थोपेडिक देखेगा तो वो डायग्नोसिस बना लेगा, और डायग्नोसिस बनाने के लिए जितनी जल्दी ट्रीटमेंट, ये मॉडर्न ट्रीटमेंट हम देंगे, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर हम ये ट्रीटमेंट डिले करेंगे, स्टेज 4 या फिक्स नी में देंगे, तो उतना एडवांटेज नहीं होगा जितना अर्ली में होगा। तो आप सबसे यही मैसेज है मेरा कि ज़रूर अर्ली डायग्नोसिस कराएं, ताकि अर्ली